today our topic is cloning of gene means to make identical copies of a gene। किसी जीन की आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना, उसकी तरह के बहुत सारे कॉपीज़ बनाना, इसको क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग हम दो तरीक़ों से करते हैं, एक को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और दूसरे को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो गाइस, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक इन व्यू प्रोसेस है। इट अकर्स इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये तब हम करते हैं जब हमें क्लोनिंग चाहिए होता है लार्ज स्केल पे या इंडस्ट्रियल स्केल पे, ठीक है। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट, the second one is molecular scissors, the third one is molecular carrier, and the fourth one is molecular glue, the fifth one is expression system। तो 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट वन इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम पढ़ रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को 3 तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस, यानी किसी जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना, बनाना। इसके लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं डीएनए सिंथेसाइजर मशीन। इस मशीन में हम डीएनटीपी डालकर और ये मशीन हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट दे देती है। डीएनटीपी हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये हम स्मॉल साइज़ जीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लार्ज साइज़ जीन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो दैट्स वाई हम स्मॉल साइज़ जीन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप इस मशीन को देख ली, ये वो मशीन है जिसको डीएनए सिंथेसाइजर कहते हैं। ये पीसीआर मशीन की तरह है और इसको हम डीएनए सिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियली। द सेकेंड वन इज़ सिंथेसिस ऑफ जीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के साथ इंटरेक्शन करते हैं हम एक एंजाइम का जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो आपको यहाँ पे आ रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो मैसेंजर आरएनए की कोडिंग को रीड करके इसको कन्वर्ट करता है डीएनए में, ठीक है। तो ये कौन सी एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के ज़रिए हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये एक इन विट्रो प्रोसेस है, ये आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इस तरह यानी कि मैसेंजर आरएनए से जो डीएनए बन जाती है हम उस डीएनए को कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, सीडीएनए या फिर कम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर सीडीएनए इसको हम कह सकते हैं। तीसरा तरीका जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं वो है क्लीवेज फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम्स में जो डीएनए होता है उस डीएनए से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करना, क्लीव करना या फिर काट लेना। इसके लिए हम स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ करते हैं। उन एंजाइम्स को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस ये वो एंजाइम्स है जो किसी डीएनए को किसी ख़ास जगह पे काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम की किसी स्पेसिफिक, सपोज ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको हम काट सकते हैं किस चीज़ से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस से हम इसको काट सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ मॉलिक्यूलर सिजर्स, दीज आर द सेकेंड रिक्वायरमेंट। तो मॉलिक्यूलर सिजर्स वो जिस तरह नॉर्मली हम किसी चीज़ को काटने के लिए सिजर्स को यूज़ करते हैं, इसी तरह डीएनए को काटने के लिए एक एंजाइम यूज़ किया जाता है, अ ग्रुप ऑफ एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस कहते हैं। ये जो एंडोन्यूक्लिएजेस है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर सिजर भी कहते हैं। स्पेसिफिक साइट्स पे डीएनए को कट करता है। स्पेसिफिक साइट्स मीन इसकी अपनी सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को काटता है, दूसरे सीक्वेंस को नहीं काट सकता। लाइक आप स्क्रीन पे देख रहे तो आपको एक एंजाइम नज़र आ रहा है EcoR1, इसको निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है एस्क्रिशिया कोलाई ये बैक्टीरिया से, ठीक है। और इसकी जो रिकग्निशन साइट है तो अगर आप देख सकते हैं, इधर आप देख लें 5 डैश एंड पे ATGG ATCCA
और ये दूसरी साइड से आप देख ली तो TTGGAT CCAT। तो इसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में ये अगर आप देखें तो ये GG के दरमियान ये काटता है, ठीक है। यहाँ पे भी GG के दरमियान काटता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ये काटता है। और इसके जो एंड्स बनते हैं वो स्टिकी एंड्स इसको कहते हैं। स्टिकी एंड्स मीन कि एक जो एंड है वो प्रोट्रूडिंग होता है और जो दूसरी एंड होती है वो पीछे रह जाती है। ये देख लें आप, ये EcoR1 एंजाइम है, यहाँ पे इसको काटता है, ठीक है। इस जगह पे काट लेता है और इस जगह पे। तो अगर आप इसको देख ले, एक एंड ये जो है आगे की तरफ चला गया और ये पीछे रह जाता है। तो इस ऐसे जो एंड्स बन जाते हैं इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। एक होते हैं हमारे पास ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स ऐसे होते हैं, ये DNA है, ठीक है। यहाँ पे वो कटाई करता है तो दोनों साइड से वो बिल्कुल पैरेलल यानी कि सीधे एक दूसरे के आमने सामने कटाई करता है, तो फिर उसको हम ब्लंट एंड्स कहते हैं। इससे जो एंड्स बन जाते हैं उसको ब्लंट एंड्स कहते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काटता है तो दो किस्म के एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक को हम स्टिकी एंड्स कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ब्लंट एंड्स कहते हैं। बामिचुअन बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस इसकी जो सोर्स है जहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है, और इसकी रिकग्निशन साइड जो है वो GGATC या CCTAGG। तो और ये भी स्टिकी एंड्स बनाते हैं। इस तरह ये नीचे हेनफवन और समावन ये भी इसी तरह ही इसकी स्पेसिफिक रिकग्निशन साइड्स है और जो एंड्स बनाते हैं एक स्टिकी बनाते हैं, जबकि समावन जो है वो ब्लंट एंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स को शायद आप लोग समझ चुके होंगे। इसका नाम कैसे पड़ जाता है इन हार्मोन्स का, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, इसको ये नाम कैसे दिया जाता है। सपोज हमारे पास एक एंजाइम है HEND3। HEND3 में आप H को देखते तो H स्टैंड फॉर हेमोफिलस, ठीक है। और IN जो आपको नज़र आ रहा है दैट स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंजा। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिससे इसको आइसोलेट किया गया है। ये जो D आपको नज़र आ रही है, ये D इसके स्ट्रेन का नंबर है। स्ट्रेन A, स्ट्रेन B, स्ट्रेन C एंड स्ट्रेन D। स्ट्रेंड्स वो होते हैं जिसके सरफेस प्रोटीन्स डिफरेंट हो। ये जो 3 आपको नज़र आ रहा है, दिस 3 स्टैंड फॉर इट्स डिस्कवरी नंबर। तीसरे नंबर पे इसको डिस्कवर किया गया है D स्ट्रेन में, तो दैट्स वाई इसको HEND3 कहते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन कैसे करता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान होता है उसको काट लेता है। तो एक साइड पे यानी 5 कम्प्लीमेंट या 5 प्राइम साइड पे फॉस्फेट ग्रुप रह जाता है और 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाता है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड याद रख लीजिएगा। The third one requirement is molecular carrier और a vector। हमें एक व्हीकल चाहिए होता है जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालकर किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में ले जाएं। तो जिस चीज़ में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, यानी कैरियर कहते हैं। तो नॉर्मली वेक्टर हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल सर्कुलर DNA जो होता है नॉर्मली या कॉमनली उसको यूज़ किया जाता है, बहुत कॉमनली उसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक वेक्टर कैसा होना चाहिए, वेक्टर में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। तो सबसे पहले खसूसियत तो उसमें है कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ज़्यादा हो। जब DNA लार्ज साइज होगी तो उसमें बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना होता है, ठीक है, जहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनता है। तो जितनी DNA लार्जर होगी उतनी ही उसमें ज़्यादा ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशंस होंगे। तो जब ज़्यादा ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन होंगे तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि अगर DNA रेप्लिकेट होना होता है प्लाज्मिड में किसी एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर तो ये बहुत कम वक्त लेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। जो दूसरी अहम चीज़ है दैट आर सेलेक्टेबल मार्कर्स।
सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन्स होते हैं, ये वो जीन्स है जो एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर जाकर एक्सप्रेस होते हैं और हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प दे देते हैं, ठीक है, कि कौन सी ऑर्गेनिज्म में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर्स यानी एक और जीन डाल लेते हैं ताकि उसकी वजह से हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प दे दे। तो नॉर्मली हम कॉमनली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वो जीन्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी डाल लेती है कि वो रेजिस्टेंस शो करे टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक्स। तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्फिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और इसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। जब उस ऑर्गेनिज्म पे हम एम्फिसिलिन डाल लेते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म डेड नहीं होता, वो लाइव ही रह जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस बैक्टीरिया में मौजूद है या इस एक्सप्रेशन सिस्टम में मौजूद है। अच्छा, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड शुड आल्सो बी इट मे हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, यानी उस प्लाज्मिड में या उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बहुत सारे क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। क्लोनिंग साइट्स को हम पॉलीलिंकर्स भी कहते हैं। जब ये ज़्यादा होंगे तो इसी तरह बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एट अ टाइम अटैच होंगे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब अटैच होंगे तो ज़्यादा क्लीवेज कर सकेंगे। तो एट अ टाइम हम उस प्लाज्मिड में बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते होंगे। तो इसलिए ये हमें हेल्प देता है। स्क्रीन पे आप देख लें तो आपको यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आप देख लें तो ये इधर है एक, द सेकेंड वन इज़ हेयर, द थर्ड वन इज़ हेयर, द फोर्थ वन इज़ हेयर। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा सेलेक्टेबल मार्कर भी यहाँ मौजूद है। इस सेलेक्टेबल मार्कर का फंक्शन ये है कि ये वही सेलेक्टेबल मार्कर है जो अभी हमने डिस्कस की थी, हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प देगा लेटर ऑन, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहे हैं BAM-H1, SAL1, EcoR1, HINT3 या PST1, ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और ये इनकी क्लीवेज साइट्स है, तो यहाँ ये क्लीव कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर हमारे पास मौजूद हैं। हम अपना DNA किन किन व्हीकल्स के ज़रिए एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर लेके जा सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्लाज्मिड को भी हम यूज़ कर सकते हैं और कॉस्मेटिक्स के अलावा और भी बहुत सारे वेक्टर्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन कर सकते हैं। साइज ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का साइज कितना होना चाहिए? तो यूजुअली स्मॉल साइज वेक्टर्स जो है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं क्योंकि जितना एक वेक्टर स्मॉल साइज होगा उतना ही वो आसानी से ट्रांसफॉर्म होगा और आसानी से वहाँ पे मैनिपुलेट भी हो सकेगा। तो जितना स्मॉल साइज होगा इतना ही ज़्यादा एफिशिएंटली उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कौन कौन से वेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं? लाइक वी कैन यूज़ द प्लाज्मिड आप लोगों ने सुना होगा कि बैक्टीरियल सर्कुलर DNA, बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ सर्कुलर DNA भी मौजूद होती है, ठीक है। तो उसको हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा PBr322 ये एक और किस्म का वेक्टर है, ठीक है। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड फॉर बोलिवर एंड R स्टैंड फॉर रोड्रिगेज। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको आइसोलेट किया था। और 322 जो है 322 इसकी आइसोलेशन नंबर है, यानी जिस नंबर पे इसको आइसोलेट किया गया था उस बेस पे इसको ये नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, PBr322 हमारे लिए क्यों अहम है? एक तो ये बहुत स्मॉल साइज़ है, उसमें तकरीबन 4363 बेस पेयर्स है, तो ये स्मॉल साइज़ है। दूसरी बात, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा है और इसमें हाई कॉपी नंबर, इसको तकरीबन 15 से लेकर 20 तक कॉपी नंबर पर सेल है। इसके अलावा इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो है वो यूनिक है और बहुत है, तो दैट्स वाई PBr322 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अहम है।
द फोर्थ वन रिक्वायरमेंट इज़ मॉलिकुलर ग्लू। मॉलिकुलर ग्लू जिस तरह किसी फिज़िकली किसी चीज़ को बाइंड करने के लिए एक ग्लू को यूज़ किया जाता है, इसी तरह मॉलिकुलर लेवल पे ग्लू हम यूज़ करते हैं, वो एक एंजाइम होता है। लाइक डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का फंक्शन ये है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, जो कि दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बनता है, तो मॉलिकुलर ग्लू या डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, और इसी तरह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जब दो डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने हो तो उसके लिए भी हम डीएनए लाइगेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसमें भी जो बॉन्ड बनाना होता है तो वो बॉन्ड कौन बनाता है, मॉलिकुलर ग्लू या डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को नॉर्मली हम T4 डीएनए लाइगेज भी कहते हैं। T4 हम इसलिए कहते हैं कि T4 बैक्टीरियोफेज से इसको आइसोलेट किया गया है, तो दैट्स वाई हम उसको T4 डीएनए लाइगेज भी कह सकते हैं। द फिफ्थ वन इज एक्सप्रेशन सिस्टम। Expression system is that organism that act as a host for the recombinant vector to express, जहाँ पे recombinant vector यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्लाज्मिड है, हम एक्सप्रेशन सिस्टम में डालकर उसको एक्सप्रेस करना है, यानी हमने उस जीन की प्रोटीन्स बनाने हैं, तो दैट्स वाई हम उसको एक्सप्रेशन सिस्टम में डाल लेते हैं। इसके अलावा वो जीन अपनी तादाद बढ़ाने के लिए भी हम उसे एक एक्सप्रेशन सिस्टम में डाल लेते हैं, ताकि उस एक्सप्रेशन सिस्टम में डिवीजन हो जाए और वो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत सारे उसके डाटा सेल्स में चले जाए और फिर हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सप्रेशन सिस्टम बेस्ट कौन सा है, तो वो एक्सप्रेशन सिस्टम जिसकी शॉर्ट जनरेशन टाइम हो और जिसकी जेनेटिक मटेरियल या जो जेनेटिक सिस्टम है वो सिंपल हो, तो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप बैक्टीरिया को देख लें तो उसकी जनरेशन टाइम बहुत कम है। लाइक अगर टेम्परेचर और एनवायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मल हो तो हर 20 मिनट बाद बैक्टीरिया डिवाइड हो सकती है। और इसके अलावा इसकी जो जेनेटिक सिस्टम है उसकी चूँकि न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल एक्सपोज पड़े होते हैं, तो दैट्स वाई इसकी जेनेटिक सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। या प्लाज्मिड जो है वो act as a simple genetic system, so that's why we can use bacteria as our best expression system. ये तो थी हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब इसके लिए एक प्रोसीजर है कि हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे करना है, प्रोसीजर है। ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 3 स्टेप्स में होता है। एक, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और लास्ट में उसकी आइडेंटिफिकेशन। बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए हम कैसे बनाते हैं, तो आपको मैंने बताया कि हमारे पास एंजाइम्स का एक ग्रुप है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियासिस कहते हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियासिस को लेकर हम जो वेक्टर प्लाज्मिड होता है उसको कट कर लेते हैं और उसकी कटिंग एक स्पेसिफिक साइट पर होगी, उसकी एक रिकग्निशन साइट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि उन एंजाइम्स की एक स्पेसिफिक साइट होती है, वो स्पेसिफिक साइट पे काट लेते हैं, किसी और जगह पे ये काट नहीं सकती। इसी तरह हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी काट लेते हैं डीएनए से उसी एंजाइम के ज़रिए। तो दोनों की जो सीक्वेंसेस हैं वो सेम आते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही एंजाइम ने काटा और एक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होना ज़रूरी है। ठीक है। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काट लेता है। तो उसके बाद आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लीनियर करना है। उस डीएनए जो है वो रैप होते हैं, तो आपने उसको लीनियर करना होता है। तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट लिया, ठीक है, प्लाज्मिड को भी काट लिया, उसके बाद हमने उसको सीधा किया। ठीक है। जब सीधा किया तो हमने प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों को एक साथ मिला लिया और उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम की मौजूदगी में इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेशन के साथ ये जो डीएनए लाइगेज है इट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू। तो प्लाज्मिड, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है, तो एक दोनों को हमने क्या किया, इंक्यूबेट किया। जब इंक्यूबेट करेंगे तो ये प्लाज्मिड और ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इससे एक कंप्लीट प्लाज्मिड बन जाता है। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें फिट हो जाता है इसी तरह।
ऐसे ही, ठीक है। तो उनके दरमियान बॉन्ड बन जाती है। अच्छा, इंक्यूबेशन के साथ फॉस्फोडाइस्ड बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है दोनों बेस पेयर्स के दरमियान, और इसके साथ एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर दोनों पर मुश्तमिल होता है। आप नीचे देखें तो आपको एक प्लाज्मिड नज़र आ रही है। प्लाज्मिड को आप देख ले, ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को यहाँ पे काट लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी एंजाइम ने इन जगहों पे काट लिया। तो ये जो सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस है ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्योंकि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको काट लिया। इसके बाद हमने इसको किया इंक्यूबेट किया, ये जो यहाँ पे इसको इंक्यूबेट किया, तो इंक्यूबेशन के साथ ये जो बॉन्ड्स है ये बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ डीएनए लाइगेज, T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम की वो ये एनीलिंग करता है और हमारे पास एक रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, उसको एक्सप्रेशन सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसको एक्सप्रेशन सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सपोज़ हम इसको बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो बैक्टीरियल सेल और इस प्लाज्मिड को हम सेम मीडियम में रख लेते हैं। सेम मीडियम में जब रखेंगे तो ये प्लाज्मिड चला जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो कैल्शियम क्लोराइड को हम मीडियम बना लेते हैं बैक्टीरिया के लिए, और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो उस बैक्टीरियल सेल को परमिएबल बनाता है, जिस परमिएबिलिटी की वजह से प्लाज्मिड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जो रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चली जाती है। वहाँ पे वो बैक्टीरियल सेल के अंदर वो रिप्रोड्यूस भी करती है, ठीक है, और बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। जब रिप्रोड्यूस होंगे तो उसके डॉटर सेल्स बनेंगे, और डॉटर सेल्स में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी वहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। और जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस होगा तो वो अपनी प्रोडक्ट भी बना लेगी, लाइक अपनी प्रोटीन भी बना लेती है। द लास्ट वन स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेलेक्टेबल मार्कर्स हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने डाली थी जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ किसी प्लाज्मिड में। तो सपोज़ हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन दोनों डाले थे, ठीक है। तो जब हम उन जो डॉटर बैक्टीरियल सेल्स है उन पे जब हम ये एंटीबायोटिक्स डाल लेते हैं तो दे विल नॉट डाई बिकॉज दे विल शो रेजिस्टेंट टू दीज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, जबकि जो बैक्टीरिया लाइव रह जाते हैं तो उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा, और उसमें हमारी जो प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है, वो भी मौजूद होंगे। तो हम फिर उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे और हर बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट उन बैक्टीरिया से आइसोलेट कर सकते हैं जो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है। तो हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, दैट इज़ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये पेट्री डिश है, इसको आप देख लिए, आपको दो किस्म के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, एक है वाइट इन कलर, एक है ब्लू इन कलर और ग्रीन इन कलर। तो ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रही है उसमें वो बैक्टीरिया है जो कि किल नहीं हुए, और जो वाइट है ये वो बैक्टीरिया है जो कि किल हुए हैं। असल में ये बैक्टीरियल कॉलोनीज़ है, ये एक बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियल कॉलोनीज़ है। बैक्टीरियल कॉलोनीज़ तो हम देख सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन हम इसको अगर सही तरह देखना चाहें तो हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो जो लाइव बैक्टीरिया है हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं और उससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर सकते हैं। देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।